राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 नए कॉमन सेंटर सेक्रेटेरिएट भवनों में से पहले कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस अंतिम आदेश को पलट दिया जिसमें तमिलनाडु सरकार को सार्वजनिक योजनाओं की प्रचार सामग्री में स्टालिन विद यू नाम और पूर्व मुख्यमंत्रियों की तस्वीरों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि धर्म परम सत्य है तथा जिम्मेदारी के साथ इस मार्ग पर चलने से समाज को शांतिपूर्ण बनाए रखने में मदद मिलेगी। अमेठी जिले में एक मकान की कच्ची दीवार गिरने से मलबे में दबकर एक बच्चे की मौत हो गई तथा एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। पंजाब के मोहाली शहर में एक ऑक्सीजन प्लांट में हुए भीषण विस्फोट में 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जारी भारी बारिश के बीच सुबह धराली में आपदा पीड़ितों की तलाश के लिए बचाव एवं राहत कार्य शुरू किया गया। राज्यसभा में पूर्व सदस्य दिवंगत सतपाल मलिक को श्रद्धांजलि दी गई। मलिक का लंबी बीमारी के बाद मंगलवार को नई दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। झारखंड के चाईबासा में एमपी एमएलए कोर्ट ने लोकसभा में विपक्ष की नेता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2018 में एक रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से संबंधित एक मामले में जमानत दे दी। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान ने कहा कि देश भर में समुद्री मछली उत्पादन में गिरावट के बीच महाराष्ट्र में 2024 में इसमें 47% की वृद्धि दर्ज की गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण निर्वाचन आयोग की मिलीभगत से भाजपा ने केंद्र सरकार की दिमाग की उपज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत निर्मित कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया। राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच स्थित यह नया भवन अब देश के प्रमुख मंत्रालयों का केंद्र बनेगा। सरकार के सभी मंत्रालय अब यहीं से संचालित होंगे। अत्याधुनिक तकनीकों से सुसज्जित इस भवन को वर्क स्पेस की दृष्टि से बेहद आधुनिक और सुविधाजनक बनाया गया है। कर्तव्य भवन 3 कुल 7 मंजिलों का विशाल परिसर है जो करीब 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ 600 गाड़ियों की पार्किंग, वर्क हॉल, योगा सेंटर, क्रैच, मेडिकल रूम और कैफे जैसी सभी प्रमुख सुविधाएं मौजूद हैं। इसके अलावा भवन में 24 बड़े और 26 छोटे कॉन्फ्रेंस हॉल, 67 मीटिंग रूम, 27 लिफ्ट और 2 स्वचालित सीढ़ियां भी स्थापित की गई हैं, जिससे कार्य संचालन में अधिक दक्षता लाई जा सके। कर्तव्य भवन के पूरी तरह कार्यशील होने के बाद साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक को खाली कराया जाएगा, जहां अब भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को समर्पित युगे युगेन भारत संग्रहालय बनाया जाएगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत 3 कर्तव्य भवनों का निर्माण प्रस्तावित है। आज कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन हुआ है, जबकि कर्तव्य भवन 1 और 2 का कार्य भी अंतिम चरण में है। कर्तव्य भवन 3 में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों को स्थान मिला है, जिनमें शामिल है गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय। सरकार की यह नई पहल नई दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे में एक ऐतिहासिक बदलाव की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। क्रांति का महीना अगस्त और 15 अगस्त से पहले ये ऐतिहासिक अवसर हम एक के बाद एक आधुनिक भारत के निर्माण से जुड़ी उपलब्धियों के साक्षी बन रहे हैं। यहां राजधानी दिल्ली में ही कर्तव्य पथ, देश का नया संसद भवन, नया रक्षा भवन, भारत मंडपम,
यशोभूमि, शहीदों को समर्पित नेशनल वॉर मेमोरियल, नेताजी सुभाष बाबू की प्रतिमा और अब ये कर्तव्य भवन। ये केवल कुछ नए भवन और सामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अमृत काल में इन्हीं भवनों में विकसित भारत की नीतियां बनेगी, विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण निर्णय होंगे। आने वाले दशकों में यहीं से राष्ट्र की दिशा तय होगी। मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को कर्तव्य भवन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं इसके निर्माण से जुड़े सभी इंजीनियर्स और सभी श्रमिक साथियों का भी आज इस मंच से धन्यवाद करता हूं। साथियों, हमने इस इमारत को बहुत मंथन के बाद कर्तव्य भवन नाम दिया है। कर्तव्य पथ, कर्तव्य भवन, ये नाम हमारे लोकतंत्र की, हमारे संविधान की मूल भावना का उद्घोष करते हैं। बरेली में 2264 करोड़ रुपए की लागत से जुड़ी 545 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली वासियों को शुभकामना दी और कहा कि इन परियोजनाओं का लाभ अब जमीन पर दिखने लगा है। मुख्यमंत्री ने बरेली के ऐतिहासिक महत्व और हाल के वर्षों में हुए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब विकास ही सरकार की प्राथमिकता है। जनपद बरेली में हजारों करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में बरेली वासियों को यहां के जनप्रतिनिधियों के परिश्रम और पुरुषार्थ से जो परियोजनाओं का उपहार प्राप्त हो रहा है, इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और अपनी हृदय से इस अवसर पर आपका अभिनंदन भी करता हूं। बहनों और भाइयों, आज 2200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं, जिनमें 1258 करोड़ रुपए की 222 परियोजनाओं का लोकार्पण और 1004 करोड़ रुपए की लागत की 322 परियोजनाओं का शिलान्यास अभी संपन्न हुआ है। यह उपहार बरेली की जनता जनार्दन को उपलब्ध कराया जा रहा है। याद करिए, जब अच्छी सरकार आती है तो विकास और समृद्धि साथ लेकर के आती है। ये वही तो बरेली है 2017 के पहले हर तीसरे महीने जिसके साथ एक बड़े दंगे का दाग लगता था। बरेली दंगाग्रस्त जनपद बन गया था, लेकिन 2017 के बाद दंगा नहीं, बल्कि आज नाथ कॉरिडोर बरेली की पहचान बन गई है। नाथ कॉरिडोर से बाबा अलखनाथ, बाबा त्रिवटीनाथ, बाबा बनखंडीनाथ, बाबा गोपेश्वरनाथ, बाबा तपेश्वरनाथ,
बाबा मणिनाथ और बाबा पशुपतिनाथ मंदिर, ये जो कॉरिडोर आज डबल इंजन की सरकार बरेली के अंदर विकसित कर रही है, अब ये बरेली की पहचान बन रही है। याद करिए, पिछली सरकारें बांटने का काम करती थी, वोट बैंक की राजनीति के माध्यम से तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पूर्ण करती थी। इस बार आपने देखा होगा, न्यू बरेली के रूप में यहां के विकास प्राधिकरण के द्वारा, नगर निगम के द्वारा, यहां के जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं आज बरेली के लिए स्वीकृत हुई हैं, अब उनके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। आज उनके परिणाम धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं। अब कोई हमारे बरेली को दंगाग्रस्त बरेली नहीं कह सकता, और इसका प्रमाण सावन के मास में कावड़ यात्रा के दौरान हम लोगों ने देखा है। IBRI बरेली को एक नई पहचान दे रहा है, और आज इन्हीं सब कार्यक्रमों के साथ हमें यहां पर जुड़ने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, आज यहां पर अनेक परियोजनाओं का, जिसमें हम लोगों ने बाढ़ सुरक्षा से जुड़े हुए, रामगंगा के जुड़े हुए उन तमाम बाढ़ की 9 परियोजनाओं का भी आज यहां पे लोकार्पण किया है। इसके साथ ही NH-24 से शंका पुल तक के मार्ग के चौड़ीकरण के कार्य का भी लोकार्पण का कार्यक्रम के साथ ही यहां के यूनानी मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण और पुराने कारागार को फिर से चालू करने वाले पुराने भवनों की मरम्मत और निर्माण के कार्यों को भी हम लोगों ने यहां पर आज लोकार्पण के कार्य के साथ जोड़ा है। ग्रामीण पेयजल की योजनाओं के साथ ही ऊर्जा विभाग और नगर निगम से जुड़े हुए जोनल कार्यालयों के भी उद्घाटन के कार्यक्रम को आज हम लोगों ने यहां की परियोजनाओं के साथ जोड़ा है। शिलान्यास की जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, जो बरेली को अब एक नई पहचान दिलाने वाले हैं, जो नाथ कॉरिडोर की बात मैंने कही थी, इसमें अलखनाथ मंदिर, तुलसी मठ मंदिर, दोपेश्वर नाथ मंदिर, त्रिबटीनाथ मंदिर, बनखंडी नाथ मंदिर, तपेश्वर नाथ मंदिर और पशुपतिनाथ मंदिर, इनके पर्यटन के विकास से जुड़ी हुई योजनाओं को, जिन्हें हम लगभग 62 करोड़ रुपए की लागत से यहां के लिए हम लोग अलग से स्वीकृत किया है, जिससे बरेली के आध्यात्मिक पर्यटन को एक नई गति दी जा सके। अच्छेत्र पार्श्वनाथ अतिशय तीर्थ क्षेत्र दिगंबर जैन मंदिर, रामनगर किला का भी पर्यटन विकास की दृष्टि से इसको भी हमने अपनी स्वीकृति दी है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से आपको अपनी मंगल में शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के धराली पहुंचे, जहां उन्होंने आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया और राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों, बुजुर्ग, महिलाओं और घायलों से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना और घायलों के बेहतर उपचार के निर्देश दिए। वहीं सरकार की ओर से 2 हेलीकॉप्टर के जरिए खाद्य व राहत सामग्री धराली पहुंचाई गई है। वहीं घायलों को निकालने के लिए भारी मशीनें भी भेजी जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में बिजली, पानी और संचार सेवाएं जल्द बहाल करने के भी निर्देश दिए हैं। कल धराली की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहां पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। ITBP भी लगी है, NDRF, SDRF और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। रास्ते में चूंकि काफ़ी ज़्यादा मौसम खराब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसके कारण से वहाँ पर पहुँचना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी एजेंसियां, सभी लोग जो वहां पर पहुंच गए हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं। हमने राज्य के स्तर पर भी 10 डिप्टी SP,
3 एसपी और लगभग 160 पुलिसकर्मी भी इस काम में लगाए हैं जो राहत और बचाव के काम को करेंगे। इसी प्रकार से आपदा राहत का जो परिचालन केंद्र है देहरादून का, वो 24 घंटे काम कर रहा है, 24 घंटे समन्वय बना रहा है। वहाँ से 3 वरिष्ठ अधिकारी भी इस आपदा के लिए डिप्यूट किए गए हैं, जो यहाँ पर पहले अपनी सेवा देकर गए हैं डीएम के रूप में या अन्य किसी जिम्मेदारी पर यहाँ पर रहे हैं। गृह सचिव श्री शैलेश बगोली को पूरे 24 घंटे के लिए आपदा परिचालन केंद्र का वहाँ पर समन्वय का काम उनके पास है। वो सभी से बात कर रहे हैं, सभी एजेंसियों से सभी प्रकार की आपदा प्रबंधन जो हमारा डिपार्टमेंट है वो सभी प्रकार के जो नए इक्विपमेंट्स हैं उनको उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। सेना के हेलीकॉप्टर भी तैनात हैं। जैसे ही ये जो मौसम ठीक होता है तो वो सेना के हेलीकॉप्टरों से भी रेस्क्यू अभियान किया जाएगा। भोजन पैकेट इत्यादि बनाए गए हैं, भोजन सामग्री की कमी न हो, डॉक्टरों की टीम भी बनाई गई है। इसके साथ साथ खाद्य विभाग भी पूरी तरह से एक्टिवेट है। बिजली की जो सप्लाई है कल पूरी तरह से वो लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई थी। बिजली को फिर से रिस्टोर करने का काम तेजी से चल रहा है, नई केबल डालकर, क्योंकि मौसम बड़ी चुनौती वहाँ पर बना हुआ है। जल्दी ही जो है बिजली चालू हो जाएगी तो वहाँ पर जो अभी टावर काम नहीं कर पा रहा है, मोबाइल इत्यादि उस टावर से नहीं कट पा रहे। मैंने वहाँ के 3-4 ग्रामीणों से बात की है, वहाँ के जिला पंचायत सदस्य हैं, अन्य लोग हैं। उन्होंने बताया है कि वो सभी से संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा हर संभव प्रयास है कि सभी को जो है सुरक्षित निकाला जाए। एक एक जान हमारे लिए बहुत कीमती है। मेरा धराली गाँव फिर से जो है, धराली नगर फिर से जो है अच्छी स्थिति में आए, सभी व्यवस्थाएं वहाँ पर फिर से व्यवस्थित हों, उसको हम प्रयास कर रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ। कल भी उन्होंने हर संभव मदद का, सहायता का और आज भी पूरी जानकारी ली है और उनके स्तर से लगातार सभी भारत की एजेंसियों को हमारे यहाँ के लिए हर संभव सहायता के लिए कहा गया है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। राजस्थान सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर आंगनवाड़ी बहनों को सौगात दी है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए 1.21 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के खातों में 501 रुपए शगुन राशि हस्तांतरित की गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनके सेवा और समर्पण को नमन करते हुए कहा कि बहनों की भूमिका राष्ट्र निर्माण में अहम है। सीएम ने कहा कि डबल इंजन सरकार की सोच सेवा, सुरक्षा और सशक्तिकरण की है। सरकार आंगनवाड़ी बहनों की आर्थिक हितों के प्रति प्रतिबद्ध है और समय समय पर उनके मानदेय में वृद्धि की जा रही है। आज के इस आंगनबाड़ी बहनों के सम्मान एवं रक्षाबंधन के इस शुभ अवसर पर आंगनबाड़ी और आशा सहयोगिनी की सभी मेरी बहनें, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। ये कार्यक्रम हमारा पहला प्रयास है, क्योंकि मुझे पता है कि आंगनबाड़ी की हमारी जो बहनें हैं, आशा सहयोगिनी हैं, वो पूरे राजस्थान के अंदर किस तरह से काम कर रही है। इसलिए हमारी बहनों की भूमिका हमारे इस राष्ट्र को सर्वोपरि बनाने के लिए तो है ही, लेकिन घर को किस तरह से चलाते हैं, घर की मर्यादा कैसे होती है, घर को आगे कैसे बढ़ाते हैं, ये अगर कोई सीखे तो हमारी माता बहनों से सीखे कि वो घर को कैसे करती। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार की सोच सर्वप्रथम आता है सेवा, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं। हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका बहनों प्रदेश के गांव-गांव में सरकार की सेवाओं आम जन तक पहुंचाने का काम कर रही हैं।
आप सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों और महिलाओं को अनेक प्रकार की सेवाएं जैसे शाला पूर्व शिक्षा, इसके अलावा काम है ये टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, पोषण परामर्श आदि उपलब्ध करा रही है। हमारी सरकार आंगनबाड़ी पर कार्यकर्ता बहनों को आर्थिक हितों को लेकर भी पूरी तरह से सजग हैं। हम आपके मानदेय के समय समय पर वृद्धि कर रहे हैं। हमने आपका मानदेय 2024-25 में भी 10% बढ़ाया है और इसका लाभ प्रदेश की 1,35,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायक और साथिन बहनों को मिला है। हमारी सरकार ने राज्य के 1,000 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले गए हैं। सरकार द्वारा बजट घोषणा के तहत 2,365 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बिजली, पेयजल, शौचालय आदि सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत हेतु भी सरकार द्वारा 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रदेश में लगभग 40 लाख बच्चों और महिलाओं को माइक्रो न्यूट्रिशन पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि उनके पोषण की आवश्यकता पूरी हो सके। हमने आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले 3 से 6 वर्ष बच्चों को सप्ताह में 5 दिवस गरम मीठा दूध उपलब्ध कराने का काम भी मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना लागू की है। कई बातें मैं और आपको कहना चाहता हूं। ये हमारा पहला प्रयास है। आने वाले समय में हम, क्योंकि हमारा आंगनबाड़ी का केंद्र हमारा संस्कार का केंद्र भी बन रहा है और हमारे आने वाली पीढ़ी को सशक्त और मजबूत करने का केंद्र भी हमारा यह बन रहा है। इस आंगनबाड़ी केंद्रों को और सशक्त किया जाएगा, इसमें भी हम आगे काम करने वाले हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नारी सशक्तिकरण का नया अध्याय लिखा जा रहा है। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, भारत वर्तमान में दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां महिला राष्ट्र अध्यक्ष है। हमारी महिला राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित करवाकर संसद और विधानसभाओं में महिला के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का समाज की बालिकाओं पर प्रति सकारात्मक वातावरण भी बना है। उन्होंने महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना प्रारंभ की है। और ये मैं लखपति दीदी वाला का आपसे मैं बार बार कहता हूं कि हमारी बहनों को लखपति दीदी बनने वाले स्वयं सहायता समूह से आप जुड़े और इनको 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नारी शक्ति बंधन के प्रयास राजस्थान में महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रहे हैं और जैसा मैंने कहा, लखपति दीदी के तहत 18,25,000 महिलाओं को प्रशिक्षित कर 9,25,000 बहनों को लखपति दीदी बनाया गया है। पिछली बार मैंने हमारा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जो हमारा बागड़ का क्षेत्र है, वहां से जो महिलाएं हमारी जो गुलाल बनाती हैं, उस गुलाल को सरकार ने खरीद करके पूरे देश में भिजवाया। और अभी जो आपने मेरे को रक्षा सूत्र राखी जो बांधी है, ये भी हम उन आंगनबाड़ी बहनों के माध्यम से और लखपति दीदी के माध्यम से स्वयं सहायता समूह से वो ले रहे हैं और जहां आवश्यकता है उन राखियों को पहुंचा रहे हैं, जिससे कि हमारी बहनें सशक्त हों और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने एक प्रेस वार्ता कर निजी स्कूलों को लेकर लाए गए बिल पर भाजपा सरकार को घेरा। आप नेता आतिशी ने कहा कि भाजपा सरकार निजी स्कूलों को फायदा पहुंचाने के लिए बिल लेकर आई है। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों की बढ़ाई गई फीस का अभिभावक विरोध कर रहे थे, जिसके बाद भाजपा सरकार ने अप्रैल में कहा था कि वह बिल लेकर आ रही है और यह बिल अगस्त में लाया गया। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि इस बिल के लिए किसी से कोई राय नहीं ली गई है। वहीं उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी की ओर से कई संशोधन प्रस्ताव रखे गए हैं, जिनमें प्रमुख है निजी स्कूलों के खातों का ऑडिट अनिवार्य किया जाना। आतिशी ने कहा कि बिल की मौजूदा स्थिति में न तो स्कूलों के खातों के ऑडिट का कोई प्रावधान है, न ही माता पिता को स्वतंत्र रूप से शिकायत या कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार दिल्ली विधानसभा में एक बिल लेके आई है जो प्राइवेट स्कूल की फीस को रेगुलेट करने का बिल है। अप्रैल के महीने से इस बिल पर चर्चा चल रही है, जब पूरी दिल्ली में त्राही त्राही मची हुई थी, जब प्राइवेट स्कूल्स बेलगाम तरीके से अपनी फीस बढ़ा रहे थे, बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल रहे थे, लाइब्रेरी में कैद कर रहे थे, माता पिता 40 डिग्री में स्कूल के बाहर खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे।
तब भाजपा की सरकार ने कहा हम बिल लेके आ रहे हैं। अगस्त में इस बिल को दिल्ली विधानसभा में पेश किया गया है। इस बिल में कोई रायशुमारी नहीं हुई, ना किसी एजुकेशनिस्ट से, ना किसी वकील से, और माता पिता से तो बिल्कुल भी नहीं। दिल्ली विधानसभा में जो बिल पेश हुआ है उसको हमने बहुत सारे माता पिता के साथ साझा किया। बिल प्रस्तुत होने से पहले भी हमने बहुत सारे पेरेंट्स से मुलाकात करी थी, उनकी राय मांगी थी, और पेरेंट्स की राय के अनुसार आम आदमी पार्टी का विधायक दल कई अमेंडमेंट्स इस बिल में टेबल कर रहा है कि जो बिल के प्रावधान हैं वो स्कूल के मालिकों के हक में ना हो, माता पिता के हक में हो। इन सब अमेंडमेंट्स पर वोट किया जाएगा। वोटिंग में भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपना वोट कहां डालते हैं उससे ये साफ हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक क्या मालिकों के हक में हैं या माता पिता के हक में। तो मैं एक एक करके जो अमेंडमेंट्स आम आदमी पार्टी के विधायक दल ने इस बिल में रखे हैं वो मैं आज आप सबके सामने रखना चाहूंगी। सबसे पहले हमारे चीफ विप और बुराड़ी से विधायक संजीव झा जी ने ये डिमांड करी है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए ताकि जो माता पिता हैं जो प्रताड़ित हुए हैं इन प्राइवेट स्कूल से, उनकी भी आवाज दिल्ली विधानसभा तक पहुंचे। इस प्राइवेट स्कूल फीस एक्ट में एक सबसे बड़ी खामी है, वो ये है कि जो कमिटी फीस का निर्धारण कर रही है उसकी अध्यक्षता की जा रही है मैनेजमेंट के एक सदस्य से। दूसरी बात, इस कमेटी में मात्र 5 माता पिता हैं जो भी पर्ची के माध्यम से निकलेंगे। तो हमने जो सेक्शन 4 है इस बिल का, उसमें एक अमेंडमेंट मूव किया है कि जो स्कूल फी रेगुलेशन कमेटी है उसमें पेरेंट्स के 5 सदस्य नहीं, उसमें पेरेंट मेंबर्स 10 होने चाहिए। यानी 15 मेंबर की कमेटी होगी जिसमें से 10 सदस्य माता पिता होंगे और वो पर्ची से नहीं निकाले जाएंगे, वो पेरेंट्स की जनरल बॉडी के इलेक्शन के माध्यम से चुने जाएंगे। ये पेरेंट्स की डिमांड पर पहला अमेंडमेंट हमने मूव किया। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो सेक्शन 5 में का जो सब सेक्शन 1 का प्रोवाइजो 2 है, वो कहता है जो प्राइवेट स्कूलों ने बेलगाम फीस बढ़ाई उसको इस कानून में ठप्पा लगा दिया गया है कि वही असली फीस होगी और वो माता पिता को ये कानून पास होने के बाद देनी पड़ेगी। तो आम आदमी पार्टी के विधायक दल ने इसमें अमेंडमेंट ये प्रस्तुत किया है कि जो 2024-25 की फीस थी उससे ज्यादा कोई भी स्कूल फीस नहीं ले सकता है जब तक स्कूल के सारे अकाउंट्स ऑडिट नहीं होते हैं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।